नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज वेदम। मैं हूं परवीन शेख। संसद के बजट सत्र में विपक्ष का जोरदार हंगामा जारी है। विपक्ष ने महाकुंभ भगदड़ पर चर्चा की मांग करते हुए खूब बवाल काटा। वहीं लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को रोजगार के मुद्दे पर घेरा। इसके साथ ही राहुल महाराष्ट्र चुनाव नतीजों का जिक्र करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन जीता, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले हिमाचल प्रदेश की आबादी के बराबर नए वोटर लिस्ट में जोड़ दिए गए। इसके साथ ही राहुल ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर गड़बड़ी का आरोप लगा दिया। वहीं इलेक्शन कमिश्नर की सिलेक्शन से चीफ जस्टिस को हटाए जाने का भी जिक्र किया। यानी फिर से राहुल गांधी ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया की धज्जियां उड़ा दी। वहीं बीजेपी ने भी राहुल की बखिया उधेड़ डाली, जिसके बाद राहुल को माफी तक मांगनी पड़ी। आज संसद में पीएम मोदी की एंट्री होने वाली है। पीएम मोदी आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बात रखेंगे। इसके साथ ही वो राहुल के उठाए सवालों पर भी पलटवार कर सकते हैं। तो क्या आज भी पीएम मोदी के जवाब पर राहुल गांधी भागते नजर आएंगे? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सोमवार को राहुल गांधी ने अपने भाषण में कई मुद्दे उठाए, जिनमें रोजगार, इलेक्शन कमीशन और पीएम मोदी पर सीधा वार भी किया, लेकिन आज बारी पीएम मोदी की। देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को राहुल की बातों पे कोई जवाब नहीं देना चाहिए। कारण राहुल गांधी का पूरा भाषण अगर आप देखिए जी, तो ऐसा लग रहा है कि कोई इमेच्योर आदमी भाषण दे रहा है। झूठ की झड़ी लगा दी। कल कंप्लेन किया गया कि तीन झूठ आपने कह दिया और ऐसे झूठ आपने कह दिए जिसका सीधे सीधे आर्मी के ऊपर, अमेरिका के साथ रिश्ते के ऊपर और हिंदुस्तान के पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसीजर के ऊपर सवाल या निशान खड़े करने वाला है। जी, भाई, किसने इनको ये जानकारी दे दी कि जयशंकर साहब को 3 बार भेजा गया अमेरिका कि ट्रंप के शपथ ग्रहण में मोदी को इनवाइट किया जाए? ये तो चाय पान की दुकान पे जो लफंदड़ किस्म के लोग होते हैं जो डिस्कस करते हैं, उस तरह की बातें हैं। कंप्लेन किया गया है, उसको ऑथेंटिकेट करना होगा, नहीं तो फिर माफी मांगनी पड़ेगी। फिर इनको कहां से ये ख्याल आया कि प्रधानमंत्री के वक्तव्य को हिंदुस्तान की सेना ने नकार दिया और ये एक्सेप्ट कर लिया कि चीन जो है 4000 किलोमीटर अंदर घुस गया है? मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि इंडिया की आर्मी बॉर्डर को सिक्योर करने के कैपेबल नहीं है? इनडायरेक्टली तो यही, इनडायरेक्टली तो डायरेक्टली है। कभी आपके मुंह से निकल जाता है कि भाई हमारे सैनिक जो है वो चाइनीज से पिट रहे थे, चाइना का बखान कर दिया, चाइना का बखान कर दिया। और पता नहीं ये क्या खाते हैं पीते हैं, पता नहीं। इनको लोकसभा में इंडी गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है। जी, अजीब कहानी है भाई, अजीब कहानी है। ये हिमाचल क्या है? महाराष्ट्र एक बड़ा स्टेट है। एक साल के अंदर कितने सारे लोग 18 साल की उम्र के हो जाएंगे? अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, मेरी बेटी 18 साल की तो थी, लेकिन वो कार्ड नहीं बना। अभी विधानसभा का जो दिल्ली में चुनाव हो रहा है, उसका कार्ड बन के गया तो वोट जुड़ेगा ही। आपने बात का बतंगड़ बना दिया कि पूरे हिमाचल का जितना जो वोटर है उससे ज्यादा लिस्ट जो है वो जुड़ गया। विधानसभा चुनाव जोड़ दिया। मैंने कभी ईवीएम से प्रॉब्लम है, कभी इलेक्शन कमीशन से प्रॉब्लम है, और आप ज्ञान बघाड़ रहे हो कि चीफ जस्टिस को क्यों हटा दिया? भाई, कभी दादी के बारे में भी तो पता करो, सोनिया गांधी के बारे में पता करो। अपने रिश्तेदारों को, सोनिया गांधी अपनी सखी के हस्बैंड को है इलेक्शन कमीशन में चीफ जो रहा उसको फिर मंत्री भी बनाते हो, एमपी भी बनाते हो, पता नहीं कौन कौन सी गंदगी आपने नहीं की। ही इज गिविंग ऑल साइंस कि राहुल गांधी इज ए डिरेल्ड मैन एंड अ वेरी बैड लूजर। डेमोक्रेसी का पहला फलसफा यह है कि जनता ने अगर फैसला दे दिया कि आप हार गए
और वो जीत गए, तो उस हार को स्वीकार करना सबसे पहले उस संविधान और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स में बिलीव करने के लिए ये अत्यंत जरूरी है। अमेरिका में तो हार गया जो बाइडेन, कह रहा है कि भाई हम नहीं हारे। जी, ऐसे बेवकूफ लोग होते हैं। ये लोकसभा हार गया और अभी तक हार स्वीकार नहीं किया है। ये आदमी डेमोक्रेसी के लायक नहीं है। इन लोगों के पास जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जो है ना कि मेरा इस सरकार के ऊपर मेरी बपौती है, देश के ऊपर हमारी बपौती है, ये फ्यूडलिस्टिक माइंडसेट, वो इसके दिमाग से बाहर जाना जरूरी है। अदरवाइज ऐसे ही बकवास करता रहेगा ये, और प्रधानमंत्री को जरा सा भी इसके ऊपर टाइम बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने लोकसभा में जो भाषण दिया उसकी तारीफ उनकी बहन ने जरूर करी है, लेकिन इंडी गठबंधन के जो उनके सहयोगी दल है वो उनसे दूरी या किनारा बनाते हुए नजर आए। देखिए, उनकी बहन क्या कहेगी कि राहुल गांधी ने बहुत घटिया काम किया। उनकी बहन तो तारीफ ही करेगी। उनकी बहन तो अपनी माँ की भी तारीफ कर रही है कि उन्होंने राष्ट्रपति महोदया को क्या कह दिया था, बेचारी थकी हुई महिला जी। और उसमें भी उनकी तारीफ करे कि नहीं, एक बुजुर्ग महिला दूसरे बुजुर्ग महिला की भावनाओं का कदर कर रही है। ये बुजुर्ग महिला की यही पहचान है कि दूसरे बुजुर्ग महिला की बेइज्जती करना और उसके बाद उसकी भावना की बात करना। उनकी भावनाएं ये अंतर्यामी हो गए हैं, समझ लेते हैं। इसलिए प्रियंका वाड्रा की मजबूरी है राहुल गांधी की सराहना करना, इन लोगों के साथ रहना, क्योंकि प्रियंका वाड्रा अगर ऐसा नहीं करेंगी तो फिर से वही गर्त में ढकेल दी जाएंगी जहां से आई। 10 साल 12 साल तक राहुल गांधी लुत्फ उठाते रहे, लोकसभा का पूरा पावर अपने हाथों में लेकर रहे, और प्रियंका वाड्रा क्या करती रही, घर में बैठकर वही घर मैनेज करती रही, और इन लोगों के इशारे पर रायबरेली में, कभी अमेठी में चुनाव प्रचार के लिए जाती रही। तो इनको अपनी औकात का पता है कि जब तक सोनिया गांधी है, जब तक राहुल गांधी पावर सेंटर बने हुए हैं, तब तक हम इन लोगों के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते। मन में तो वो भी सोचती होगी कि राहुल ने क्या कर दिया, वहां जाकर जो बोलना चाहिए था वो नहीं बोला, और संसद की गरिमा का ख्याल रखना ये लोग नहीं जानता। जी। नेता प्रतिपक्ष हो, आप जितनी भी आलोचना करनी है करो, लेकिन संसद के अंदर झूठ मत बोलो, गलत फैक्ट मत रखो। चाहे डॉक्टर एस जयशंकर के बारे में आपने कैसी बातें कर दी, क्योंकि इनकी मानसिकता क्या है, इनकी मानसिकता वही भारत की है। पीएम मोदी बार बार क्यों कहते हैं ये नया भारत है। इस नए भारत में बहुत कुछ बदल चुका है, ये राहुल गांधी को एहसास ही नहीं हो रहा। ये मनमोहन सिंह के दौर का भारत नहीं है कि अमेरिका के बुलाए न बुलाए जाकर वहां जी हुजूरी करते रहेंगे। ये भारत बदल चुका है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनको इस तरह के आयोजन में जाने की जरूरत नहीं। इनविटेशन तो बाद की बात है, इनविटेशन आएगा, और आया भी तो डॉक्टर एस जयशंकर को भेजा गया, ये खुद नहीं जाएंगे। ये पिछली बार अमेरिका दौरे पर गए थे, कुछ जगह पर नहीं गए क्योंकि वो आयोजन सरकार के स्तर का था। ये इग्नोर करना जानते हैं कि हमको किसको किस औकात में रखना है। और जो मनमोहन सिंह और उससे पहले की इनकी स्थिति थी, ये कमजोर लिपलिपा, ये सोच रहा था कि भारत अभी भी कमजोर देश है, अमेरिका की टेढ़ी नजर नहीं आनी चाहिए। पाकिस्तान के साथ अमेरिका खड़ा है तो पाकिस्तान को भी उसी तरह से लो जैसे अमेरिका का ही है। जो स्थितियां इन लोगों के दिमाग में अभी तक भारत के लिए है, वही अभी भी बरकरार है। जिन मुद्दों की बात करें, बेरोजगारी की बात करते हुए, बेरोजगारी न यूपीए ने ठीक किया, न ही उसको एनडीए कर पा रही है, तो आप आए हैं अवतरित होकर, तो आप ही कर दीजिए, एक ब्लूप्रिंट तैयार करके दीजिए कि हाँ भाई इस तरीके से बेरोजगारी कम हो जाएगी। आपके पास कोई आइडिया, कोई विजन नहीं है। आप प्रियंका वाड्रा कहती है बड़ा विजनरी भाषण है, लेकिन कोई विजन है तो वो बताओ। समस्याएं गिनाना सबसे आसान काम होता है, समाधान पर चर्चा करके समाधान की बात करना, उसके लिए तरीके बताना सबसे कठिन काम है, जो पीएम मोदी ने किया। आप मेक इन इंडिया की बात करते हो, फेल हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बर्बाद हो गया है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की स्थिति देखिए, ये आंकड़े हैं सब आपके सामने, उन आंकड़ों पर चर्चा कर लो और वो आंकड़े बताए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी इनके उन तुच्छ सवालों का जवाब नहीं देने वाले, लेकिन ये जवाब देंगे कि क्या क्या स्थितियां हिंदुस्तान में बदली है और
इनके सवालों का जवाब देने के लिए तो दूसरे लोग पड़े हुए हैं। कई भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो इनसे बहुत बेहतर बात कर सकते हैं और इनके सवालों का जवाब दे सकते हैं। लेकिन जो स्थितियां कांग्रेस में राहुल गांधी की अभी बनी है और जिस तरीके से अभिभाषण पर चर्चा के दौरान इन्होंने जो जो मुद्दे उठाए, संविधान की चर्चा की, इलेक्शन कमीशन की चर्चा की, यहां जुडिशरी की ही बात करने लगे, आ गए कि नहीं चीफ जस्टिस को रखना चाहिए था। क्यों रखना चाहिए? क्या कॉलेजियम में सरकार का हस्तक्षेप है? सरकार ने पहली बार जुडिशियल सिस्टम के ऊपर एक ऐसे अंकुश लगाया था जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यही लोग गया था कूदते हुए कि नहीं नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में एक जज का होना जरूरी है, चाहे सीजेआई खुद रहे या अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजे। और सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया नहीं होना चाहिए, एक निष्पक्ष होगा तो आप निष्पक्ष हो। सरकार ने कहा कि इसमें इंटरफेयर करने की जरूरत है तो कॉलेजियम में सरकार का रिकमेंडेशन होना चाहिए। अब ये खुद के जज खुद को नियुक्त करे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें ना प्रधानमंत्री पर भरोसा, ना मंत्री पर भरोसा और ना ही लीडर ऑफ अपोजिशन पर भरोसा। आप भी डिसेंट नोट दोगे लेकिन उस पर कोई भरोसा नहीं, सिर्फ जज ही सब बेहतर ईमानदार हो सकते हैं। ये लाइसेंस किसने दिया? तो ये जो स्थितियां हैं अभी, जिसमें राहुल गांधी के 45 मिनट का भाषण जो रहा, उस भाषण पर चर्चा अभी शुरू होगी कल। पीएम मोदी तो बाद में बोलेंगे, धज्जियां पहले ही इसकी उड़ जाएगी। बिल्कुल, धज्जियां तो राहुल गांधी के भाषण की उड़ रही हैं, क्योंकि लोकसभा में जिस तरह से उन्हें माफी मांगनी पड़ी उससे साफ है कि वो तैयारी करके नहीं आए थे कल। देखिए, राहुल गांधी के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है जी। बात समझिए कि ही इज नॉट इन कॉम्पिटिशन विथ एनीवन। पता नहीं क्या फिलॉसफी पे आ गए। क्या उन्होंने कहा? जयशंकर की बात को लेते हैं, देखिए कितना इलॉजिकल, कुतर्क जिसको कह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को इनविटेशन इसलिए नहीं मिला क्योंकि हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग कमजोर है ना? मैन्युफैक्चरिंग कमजोर है। चीन का मैन्युफैक्चरिंग सबसे बढ़िया है। वो चीन का प्रेम उनसे पता नहीं, मकाओ वगैरह में कोई कंपनी लगा करके बैठे हुए हैं कि क्या किए हुए पता नहीं, लेकिन चीन के मैन्युफैक्चरिंग से बड़े ही तो प्रोडक्शन होना चाहिए, प्रोडक्शन होना चाहिए, प्रोडक्शन होना चाहिए। एकदम वामपंथियों वाला जो लाइन जो है, जो अंडरस्टैंडिंग वामपंथियों की इकोनॉमिक्स की है, जो डस्टबिन में जाने लायक है, वही बात वो कह रहे हैं कि प्रोडक्शन बढ़ाओ। अच्छा चलो भाई ठीक है, तो सबसे बड़ा प्रोडक्शन तो चाइना करता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबसे ज़्यादा चाइना का। तो शी जिनपिंग को इनविटेशन दिया था। शी जिनपिंग को इनविटेशन मिला क्या? अगर आप तर्क में बात कर रहे हो कि अगर मैन्युफैक्चरिंग अगर आपका वर्ल्ड के नंबर 1 होते तो आपको इंतजार करने की आवश्यकता नहीं, वो खुद बुलाया होता। तो चाइना को तो बुलाया नहीं, और किसी ने यह भी बता दिया होता कि भाई साहब, डोनाल्ड ट्रंप के इनविटेशन में जो जयशंकर साहब को बुलाया गया तो फर्स्ट रो फर्स्ट सीट था उनका, जहां से वो शपथ ले रहे हैं, वो सामने में जयशंकर साहब खड़े हैं और कम से कम 3 से 4 बार जयशंकर साहब को देख करके वो अपना भाषण दे रहे थे। अभी बाकी दुनिया का तो पता नहीं। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जा रहे हैं, वहां से इनविटेशन आ गया। जो फील्ड आपका नहीं है वो फील्ड में घुसने की क्या आवश्यकता है? वही रटा रटाया संविधान को हिलने नहीं देंगे। अरे कौन हिला रहा है संविधान? ये तो वही हो गया, वही संविधान कोई हिला नहीं रहा। और फिर वही पुराना टेप रिकॉर्डर लगा दिए, कास्ट सेंसस, कास्ट सेंसस, कास्ट सेंसस। तेलंगाना में जो हुआ उसकी तारीफ करते भी नजर आए। अरे भाई, तेलंगाना में तो निकल मालूम चल गया ना भाई, जो आप कह रहे हो 55% ओबीसी है, नहीं निकला 55% ओबीसी, और अब तो निकल आया। तो अब ये बता दो उस डाटा का करोगे क्या? अब उस डाटा का आप क्या करोगे ये बता दो। ये सब
कांग्रेस पार्टी के अंदर में भी लोगों को समझ में आ रहा है कि ये अनप्रिपेयर्ड होकर के 4 लोगों से बातचीत सुनता है, वो भाषण दे देता है, कोई नोटिंग्स नहीं था, कोई कुछ नहीं था, कितनी सारी बातें झूठ बोल गया, कितनी सारी चीज़ें कि मैं तो देख रहा था और पीछे के लोग सो रहे थे, आंखें बंद हो रही थी, झपकियां आ रही थी। तो कुछ लोगों ने ट्वीट किया कि बोरिंग भाषण राष्ट्रपति महोदया का नहीं था, बोरिंग भाषण राहुल गांधी का था। राहुल गांधी का भाषण बोरिंग था, लेकिन आज जब पीएम मोदी की एंट्री होगी तो विपक्ष ने भी तैयारी कर रखी है। आज फिर क्या वॉकआउट या हंगामा देखने को मिलेगा? कितने हंगामे का आसार आज? देखिए, विपक्ष में हंगामा करने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, लेकिन पीएम मोदी को सब इज्जत करते हैं और ऐसा नहीं लगता कांग्रेस को छोड़कर और दूसरी पार्टी के नेता वॉकआउट करने पर लगेंगे। हाँ, हालांकि इन लोगों ने 2 आधार बना लिए हैं। एक, राहुल गांधी पहले ही संविधान की चर्चा करके कांग्रेसियों को भ्रमित करने लगा, और दूसरा अखिलेश यादव महाकुंभ कर रहे हैं और इनकी पूरी प्लानिंग इसी बात को लेकर है कि ये सब हंगामा इतना तेज हो जाए कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पारित न हो पाए, उसको रखने की जहमत न उठाएं। अगर रख दें और इस हंगामे के बीच रखें तो वैसे ही बात करें जैसे जेपीसी को लेकर कह रहा है। जेपीसी को लेकर इन लोगों ने क्या कहा कि देखिए, जेपीसी में हम लोगों को सस्पेंड कर दिया गया और उसके बाद सारे संशोधन पारित करवा दिए गए। मतलब सस्पेंड कर दिया गया, वोटिंग नहीं किए, वोटिंग करने को सबको दिया गया कि जो नोट है, जो संशोधन है, प्रस्ताव आया है, उन सब पर आप वोटिंग कीजिए। तो आपकी संख्या नहीं है तो आप संख्या बढ़ा कैसे लोगे? इमरान मसूद कहता है कि लोकतंत्र में अगर आपकी ज़्यादा संख्या हो गई तो क्या कर लेंगे, ज़्यादा संख्या हो गई तो ऐसे ही सारे कानून बदल देंगे, जो मनमर्जी होगी, जो मन में आएगा कर देंगे। तो यही तो किया। ये संख्या के आधार पर ही वक्फ बोर्ड का एक्ट आया, संख्या के आधार पर ही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया, संख्या के आधार पर ही सारे ये मौलाना कानून बने, संख्या के आधार पर ही ये यूसीसी भी लागू होगा, और पहले आप नहीं लागू कर रहे थे। तो सारा तो लोकतंत्र में संख्या का ही खेल है। अगर संख्या की बात नहीं होती तो आप ही ये बता दो कि 15-20 सांसदों वाली किसी पार्टी को प्रधानमंत्री का पद दे दो कि नहीं भाई, ये काबिलियत के आधार पर है। हर चीज तो संख्या के आधार पर डेमोक्रेसी में है, न समझदारी के आधार पर है। और नहीं तो ये 8वीं पास, 7वीं पास, 6ठी पास, ये जो कूड़ा बीनने वाला अभी जो सर्वे आ रहा था दिल्ली में, दिल्ली पुलिस एक के बाद एक एक्शन मोड में है इस बात के लिए कि बांग्लादेशी रोहिंग्या को भगाओ। और जो रिपोर्ट्स आती है सामने, ये कल्लू खान कहाँ से आया है? तो असम से आया है, ये कूड़ा बीनता है, और कल्लू खान के 7 बच्चे हैं जो कूड़ा बीनता है, और बोल रहा है मीडिया में कि नहीं हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम बच्चों को पढ़ा लिखा सके। तो उसको भी पीछे पीछे कूड़ा बीनने के लिए लगा दिया। ये स्थितियां है जिसके लिए तो उसमें उसको किस आधार पर वोटिंग राइट दिया जा रहा है? समझदारी के आधार पर या संख्या गिनकर? संख्या के आधार पर ही डेमोक्रेसी में सब कुछ होता है। लेकिन जो स्थितियां इन लोगों ने पैदा की, महाकुंभ पर इसको कोई सिंपैथी नहीं है, न समाजवादी पार्टी वाले को, न कांग्रेस, न किसी अपोजिशन पार्टी के नेता को। महाकुंभ में कितने लोग मर गए हैं, ये मौत पर राजनीति कर सकते हैं, उस संख्या बढ़ा चढ़ाकर बता सकते हैं। सहानुभूति नहीं है हिंदुओं से, बस ये एक कॉन्स्पिरेसी है कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को किसी तरीके से लाने पर, पटल पर लाने से ही रोका जाए। वॉकआउट करते रहो, हंगामा करते रहो, और अगर पारित हो गया तो हाथ खड़े करके कह दो कि हम लोगों ने तो वोटिंग ही नहीं की, हम तो वॉकआउट किए हुए थे, सरकार ने मनमानी कर ली। ये पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी इन लोगों की यही है। जैसे पीएम मोदी ने कहा कि विदेशी चिराग तो बुझ गया है, लेकिन ये कॉन्स्पिरेटर माइंड देसी चिराग कहां से आएगा? देसी चिंगारी तो कहीं ना कहीं से लाता रहेगा। तो ये पूरे संसद सत्र के दौरान जो चल रहा है, विपक्ष की जो स्ट्रेटजी है वो हंगामे वाली ही है। अगर इस बार हंगामा हुआ, ज्यादा हंगामा हुआ, तो स्पीकर अपने तरीके से एक्शन लेंगे, जैसे जेपीसी में जगदंबिका पाल ने लिया। और स्पीकर ने साफ तौर पर कहा आज ही और कल भी ये बातें हुई, और उन्होंने कहा कि तुम्हें जनता ने आप लोगों को भेजा है सवाल पूछने के लिए, और टेबल तोड़ने की अगर आपकी इच्छा है तो टेबल ही तोड़ते रहो, सवाल पूछो ही नहीं, जवाब मत दो। तो ये स्थितियां विपक्ष की संसद के अंदर हो गई है। इसलिए इन लोगों के लिए आगे का रास्ता यही है, वॉकआउट करे, जाए, भागे, इधर उधर जाए, लेकिन बिल तो पारित होता रहेगा। इनकी ये डर्टी माइंड पॉलिटिक्स नहीं चलने वाली है अब। बिल्कुल।
और इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राहुल गांधी की लोकसभा में दिए भाषण की तारीफ बहन प्रियंका ही करती दिखी, जबकि उनके सहयोगी राहुल से किनारा करते नजर आए। इस बार संसद में कांग्रेस पूरी तरह से अलग थलग भी नजर आ रही है, जो विपक्ष की कमजोरी को उजागर कर रहा है। वहीं आज रही सही कसर पीएम मोदी भी पूरी कर देंगे, जिससे साफ है कि विपक्ष ऑलवेज बेदम है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।